नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। पिछली क्लास में सेल चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। उसी सीरीज में आज आपको पढ़ना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा रहे हैं आपको। पिछली क्लास में मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। आज आपका जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मॉडल है, सबसे लेटेस्ट है और वही कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को। तो हम आज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था कि 1972 में दो साइंटिस्ट हैं, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ध्यान से समझिएगा कि इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों दिया गया। फ्लूइड का मतलब आप समझते हैं तरल, और मोज़ेक का मतलब चित्तीदार। ऐसा मॉडल जो तरल है और चित्तीदार है। मतलब तरल यहां किसे कहा गया है? लिपिड को कहा गया है इसमें कि लिपिड तरल की भांति होती है और प्रोटीन के अणु उसमें मोज़ेक की तरह पड़े रहते हैं। ठीक है, इसीलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, ORR। इसे आइसबर्ग मॉडल कहते हैं। आइसबर्ग मॉडल कहा जाता है। जिस प्रकार से एक समुद्र में आइसबर्ग तैरा करते हैं, उसी प्रकार से लिपिड में प्रोटीन के अणु तैरा करते हैं। ठीक है, ऊपर आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। ये टॉपिक आपका है सेल, और सेल में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को आइसबर्ग मॉडल के नाम से जानते हैं। अब देखना क्या है, आप पहले से ही जानते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से। ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि प्रोटीन होती है 58 to 59%, लिपिड होती है इसमें 40% और कार्बोहाइड्रेट 1 to 2%। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हमको देखना है एक फिगर के द्वारा कि आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था। देखिएगा ध्यान से। ये ऊपर की तरफ प्रोटीन के कुछ अणु होते हैं। ये प्रोटीन के अणु जो ऊपर की तरफ होते हैं, इसको हम पेरिफेरल कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और ये बीच बीच में भी प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। इन प्रोटीन के अणुओं को हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अभी जो पिछला मॉडल आपने पढ़ा था उसमें प्रोटीन के अणु बीच में नहीं थे। ये सिंपल फिगर आपके सामने रख रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, ये प्रोटीन के अणु हैं। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ जो प्रोटीन के अणु आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पेरिफेरी पे, इसकी परिधि पे, तो ये ध्यान से देखिएगा। इसकी लेंथ आपको बताए हैं, पहले बता चुके हैं, फिर एक बार देख लीजिए कि ये इसका नाम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। और ये जो अंदर की तरफ है, इसे इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या कहते हैं इसे? इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इसका क्या नाम है? पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन ये। और ये जो प्रोटीन के अणु आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं,
ये ये जो प्रोटीन के अणु हैं, इन प्रोटीन के अणुओं को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इसे क्या कहा जाता है? इंटीग्रल प्रोटीन। और ये कैरियर प्रोटीन की तरह काम करते हैं। इनको टनल या चैनल प्रोटीन, ये कैरियर प्रोटीन का काम करते हैं, इसलिए ये बीच में पाए जाते हैं। ये भी प्रोटीन के अणु हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपने पिछला जो मॉडल पढ़ा था उसमें ये प्रोटीन आपको नहीं दिखाई दी। अब इसमें एक पोर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लिखेंगे पोर फॉर्म्ड बाय, ये पोर इंटीग्रल प्रोटीन के द्वारा बना है, पोर फॉर्म्ड बाय इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, ये अब बीच बीच में इसमें क्या भरा रहेगा? लिपिड। इसके बीच में क्या भरा रहता है? लिपिड। ये आपको उस मॉडल में भी बताया गया था। इसका जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल फिगर के द्वारा आपको बता रहे हूं, इसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस इसको ध्यान से देखते रहिए। ये ठीक है, ये क्या है? लिपिड लेयर, या ये फास्फोलिपिड की लेयर है। क्या है? फास्फोलिपिड लेयर। इसकी लेयर है ये, फास्फोलिपिड लेयर है। इसकी लेंथ कितनी है? 35 एंगस्ट्रॉम। ध्यान दीजिएगा, इसकी लेंथ कितनी है? 35 एंगस्ट्रॉम। इसकी लेंथ कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। इसकी लेंथ कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये और टोटल इसकी लेंथ कितनी हो गई? 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हो गया। ये जो बाहर है ये एक्सटेंस, ये आपकी सॉरी एक्सटेंसिव प्रोटीन है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है ना। अब आपको क्या ध्यान देना है कि अभी इसमें आपको एक चीज दिखाई नहीं दे रही है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो इसमें ये चेन के रूप में इस तरीके से ऐसे इसकी पेरिफेरी पे ये कार्बोहाइड्रेट है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में, इसके रूप में पाई जा रही है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहते हैं इसे? ग्लाइकोप्रोटीन, या इसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो ये प्रोटीन के, ये कार्बोहाइड्रेट भी मिल गई। तो इस मॉडल में आपने देखा कि इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी, लिपिड भी है, और इसमें इंटीग्रल प्रोटीन पाई जाती है जो कैरियर का काम करती है। स्पेशल सैल्यूट्स इसके द्वारा पास होते हैं। ठीक है, हाँ, इसके द्वारा स्पेशल सैल्यूट पास होते हैं। तो ये आपका प्लाज्मा, ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये लिपिड फ्लूइड की तरह काम कर रहा है, प्रोटीन इसमें मोज़ेक की तरह है। तो ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसको बना लीजिए और बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ये सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया। ठीक, अब हमको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की काम क्या है। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो पॉइंट वाइज आप लोग लिखते चलिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में, इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, कार्य इसके देख लीजिए। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है ट्रांसपोर्टेशन। क्या काम है इसका? ट्रांसपोर्टेशन, यानी जितना भी परिवहन होता है, जितना भी पदार्थों का आवागमन होता है एक सेल से दूसरे सेल में, वो सब किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली, ये क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब केवल आवश्यक पदार्थ ही कोशिका के अंदर प्रवेश कर पाते हैं, अनावश्यक पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। इसे हिंदी में कहते हैं चयनात्मक। क्या कहा जाता है? चयनात्मक पारगम्य, मतलब जो
सेलेक्टिव मटेरियल होंगे वही इसके द्वारा पारगम्य आर पार जाएंगे, बाकी मटेरियल इसके आर पार नहीं जा सकते हैं। तो प्लाज्मा, अब इसमें ट्रांसपोर्ट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इसको। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल है वो अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, यानी मूवमेंट ऑफ आयंस or materials from lower to higher concentration। यहां उल्टा काम हो रहा है। कंसंट्रेशन मींस जो मटेरियल है, जो आयंस हैं, वो अपने लोअर कंसंट्रेशन से कहां जा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी यहां पर एटीपी खर्च हो रही है, यानी एनर्जी एक्सपेंस। यहां पे क्या होगा, एनर्जी एक्सपेंस। इट मींस यहां पे ऊर्जा खर्च होगा, और ऊर्जा किसके रूप में खर्च होगी, एटीपी के रूप में। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें मटेरियल और आयन अपने लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और उन्हें अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट जाना रहता है। इस वजह से यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है एटीपी के रूप में। ठीक है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, जब आप मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो आपको सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ाया जाएगा, जिसमें ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट देख लीजिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इजी इसलिए है क्योंकि इसमें जो मटेरियल है वो कहां जाते हैं, हायर टू लोअर, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मटेरियल का मूवमेंट कहां होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना, ज्यादा से कम की ओर। इसलिए यहां पे नो एनर्जी एक्सपेंस, नो एनर्जी एक्सपेंस यानी ऊर्जा खर्च नहीं होती है। समझ गए। इसके एग्जांपल पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है, इसमें गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के द्वारा डिफ्यूज कर जाते हैं। जैसे जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग के थ्रू जब हमारी एयर लंग्स में पहुंचती है, ऑक्सीजन अलग होती है, फिर वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिफ्यूजन के द्वारा जाती है। ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, ये मैक्सिमम लिक्विड मीडियम में होती है। जो लिक्विड मटेरियल है वो क्या करते हैं, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। ऑस्मोसिस में इंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, कोशिका के अंदर लिक्विड मटेरियल का जाना, इंडोस्मोसिस कोशिका से बाहर जाना, एक्सोस्मोसिस। तो ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। तब तक ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है। अब इसके बाद में इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसके बाद में इसी में एक है पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। ये भी दो ट्रांसपोर्ट के ही पार्ट हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। पिनोसाइटोसिस क्या है, पिनोसाइटोसिस जब कोई कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से लिक्विड मटेरियल को इंगल्फ करती है। लिक्विड मटेरियल इंगल्फ, कोई कोशिका जब लिक्विड मटेरियल को इंगल्फ करती है, अपने अंदर ग्रहण करती है, तो उसे क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। यानी कोई सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से लिक्विड मटेरियल को इंगल्फ करती है तो उसे पिनोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस जब कोई सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से सॉलिड मटेरियल को, सॉलिड और मैक्रो मॉलिक्यूल को इंगल्फ करती है, मॉलिक्यूल को इंगल्फ करती है, खाती है, इंगल्फ करती है। ठीक है, ये इसको इंगल्फ करती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस, यानी सॉलिड और बड़े मटेरियल। तो ये पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। ठीक है। अब इसका और नेक्स्ट काम क्या है, प्रोटेक्शन। क्या काम है, प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में देख लीजिएगा, सुरक्षा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी सुरक्षा करती है, तो प्रोटोप्लाज्म की।
ये प्रोटोप्लाज्म की सुरक्षा करती है, बाहरी आघातों से प्रोटोप्लाज्म को बचाती है। और क्या करती है, शेप यानी कोशिका को एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करवाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये कोशिका को एक निश्चित आकार प्रोवाइड करवाती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था और इसके कुछ फंक्शन थे जो आप लोगों के सामने रखा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी क्लास मिस ना हो और आपको स्टेप बाय स्टेप क्लास मिलती रहे। धन्यवाद।